जरा आंखें बंद करके सोचिए, एक गंदी सी तंग गली, ऐसी गली जहां रहने वालों को न बाहर निकलने की आजादी थी, न खुलकर व्यापार करने का हक। अब जरा सोचिए, एक ऐसी फैमिली जिसके बच्चों ने भूख, तिरस्कार और डर के साथ अपना बचपन बिताया। लेकिन यहीं से कहानी पलटती है, क्योंकि यही परिवार कुछ ही दशकों में इतना ताकतवर बन जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी अपने सबसे मुश्किल वक्त में इन्हीं के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं। आज हालात ये हैं कि रॉथस्चाइल्ड नाम दुनिया भर की किताबों, मीडिया रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्रीज में हजारों बार लिया जा चुका है। यूके, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों में इनके बिजनेस और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस की गहरी छाप साफ दिखाई देती है। लेकिन हैरानी की बात सुनिए, इनमें से किसी का भी नाम फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट में नहीं मिलता। तो सवाल उठता है, इतनी ताकत, इतना असर, फिर भी नाम गायब क्यों? असल में ये कहानी है द रॉथस्चाइल्ड फैमिली की, जिनका असर पिछले 200 सालों से दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज पर किसी न किसी रूप में देखा जाता रहा है। कई बुक्स, मीडिया रिपोर्ट्स और इंटरनेट सोर्सेज में एक चौंकाने वाला दावा किया जाता है कि अगर इनकी फैमिली वेल्थ को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा $20 ट्रिलियन तक भी पहुंच सकता है। हालांकि सच ये है, इस नंबर की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना तय है, आज भी रॉथस्चाइल्ड नाम दुनिया की सबसे ताकतवर फाइनेंशियल डायनेस्टीज में गिना जाता है। अब असली सवाल, इतनी गरीबी से निकलकर इतनी बड़ी ताकत कैसे बनी, और ये लोग आज भी दुनिया से इतना छिपकर क्यों रहते हैं? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 23 फरवरी 1744, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। यहीं जन्म होता है मेयर एम्शल रॉथस्चाइल्ड का, एक यहूदी परिवार में। लेकिन उस दौर का यूरोप आज जैसा नहीं था। उस समय एक खतरनाक सोच फैली हुई थी। जो लोग क्रिश्चियनिटी नहीं मानते, उन्हें समाज के लिए खतरा समझा जाता था, और इस सोच का सबसे बड़ा शिकार बने यहूदी लोग। नतीजा ये हुआ कि हजारों यहूदी परिवार फ्रैंकफर्ट की एक ही तंग सी गली में जिंदगी गुजारने को मजबूर हो गए। इस गली का नाम था जूडन गैसे। सोचिए जरा, एक छोटी सी गली में 3000 से ज्यादा लोग, और उसी गली में मेयर रॉथस्चाइल्ड अपने 30 रिश्तेदारों के साथ सिर्फ 11 फीट चौड़े घर में रहते थे। उनके पिता एम्शल मोजेस रॉथस्चाइल्ड करेंसी एक्सचेंज और कॉइन सप्लाई का काम करते थे। वो प्रिंस ऑफ हेस के लिए रॉयल कॉइन सप्लाई करते थे, क्योंकि उस दौर में यहूदियों को किसी भी बड़ी इंडस्ट्री में आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। तो उनके सामने एक ही रास्ता खुला था, फाइनेंस और मनी ट्रेड। और यहीं से रॉथस्चाइल्ड्स ने वो कला सीखनी शुरू की जो आगे चलकर पूरी दुनिया की फाइनेंस हिस्ट्री बदलने वाली थी। अब यहाँ कहानी थोड़ी और भारी हो जाती है दोस्तों। 1755, फ्रैंकफर्ट में स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक फैलता है, और इसी बीमारी में मायर के पिता की मौत हो जाती है। उम्र सिर्फ 44 साल। और जैसे ये सदमा कम था, 1 साल बाद उसकी माँ भी चल बसती हैं। अब सोचिए जरा, एक 12 साल का बच्चा, न माँ न पिता, न पढ़ाई न कोई सहारा। जिंदगी अचानक बोझ बन जाती है। रिश्तेदार उसे जर्मनी के शहर हैनोवर भेज देते हैं, जहां उसे काम मिलता है एक जूइश बैंकिंग हाउस में। नाम था साइमन वुल्फ ओपेनहाइमर। और यहीं एक अनाथ बच्चा फाइनेंस की वो एबीसी सीखता है जो आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी बैंकिंग एम्पायर की नींव बनती है। अब कहानी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगती है। 1763, उम्र 19 साल। मेयर वापस फ्रैंकफर्ट लौटता है। वो शुरू करता है रेयर कॉइन्स का व्यापार। शुरुआत छोटी थी, लेकिन नजरें तेज थीं। कुछ ही सालों में इलाके के अमीरों में उसका नाम लिया जाने लगता है, और फिर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। वो बन जाता है प्रिंस विलियम ऑफ हेस का सबसे भरोसेमंद आदमी। और यहीं से मेयर खेलता है अपना पहला मास्टर स्ट्रोक। जब भी प्रिंस गोल्ड खरीदने वाला होता, मेयर पहले ही बाजार से सोना खरीद लेता। फिर जैसे ही ये खबर बाहर जाती, गोल्ड का दाम आसमान छू जाता, और मेयर चुपचाप मोटा मुनाफा कमा लेता। यहीं उसे समझ आ गया था दोस्तों, असली ताकत सोने में नहीं होती, ताकत होती है इन्फॉर्मेशन में। अब लोगों ने उसे सलाह देना शुरू किया, इतने पैसे पड़े हैं, इन्हें यूं ही मत रखो, ब्याज पर दो। मेयर ने बिल्कुल वही किया। लेकिन फर्क ये था, उसके कस्टमर कोई आम लोग नहीं थे। उसके कस्टमर थे राजा, महाराजा और सरकारें। और यहीं से जन्म हुआ रॉथस्चाइल्ड बैंकिंग सिस्टम का। मेयर रॉथस्चाइल्ड अपने बेटों को सिर्फ पढ़ाया नहीं करता था, वो उन्हें सिखाता था पैसे की साइकोलॉजी, फाइनेंस की चालें और पावर के रूल्स। जब बेटे
थोड़े बड़े हुए तो जर्मनी में रॉथस्चाइल्ड बैंक पहले ही एक बड़ा लेंडर बन चुका था और तभी मेयर ने एक ऐसा फैसला लिया जो उस दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने कहा, हम एक शहर तक खुद को सीमित नहीं रखेंगे, और यहीं से उसने बनाया पूरे यूरोप में फैलने का प्लान। उसने अपने बेटों को अलग अलग देशों में भेज दिया। एम्स्टल फ्रैंकफर्ट में ही रुके, सैलमन वियना भेजे गए, कार्ल नेपल्स पहुंचे, जेकब पैलेस गए, जिन्हें दुनिया बाद में जेम्स रॉथस्चाइल्ड के नाम से जानती है, और सबसे खास नेथन लंदन पहुंचे। और दोस्तों, यहीं इतिहास बनता है। दुनिया पहली बार देख रही थी एक ऐसा फैमिली बिजनेस जो किसी एक देश का नहीं, पूरे महाद्वीप का था। यही बना दुनिया का पहला इंटरनेशनल बैंकिंग नेटवर्क। उस दौर में एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजना आज जैसा आसान नहीं था। कोई स्विफ्ट नहीं, कोई ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं, हर ट्रांजैक्शन जान जोखिम में डालकर होता था। लेकिन रॉथस्चाइल्ड ब्रदर्स ने एक सीक्रेट सिस्टम बनाया, अपने मैसेंजर, अपने कोड वर्ड्स, अपनी प्राइवेट कुरियर लाइंस, जिससे उनका पैसा और उनकी खबर सरकारों से भी तेज चलती थी। लोग कहते थे, जब तक खबर राजा तक पहुंचती है, रॉथस्चाइल्ड्स को सब पहले पता होता है। और फिर आता है यूरोप का सबसे खतरनाक दौर, नेपोलियनिक वॉर्स 1792 टू 1815। चारों तरफ तबाही। सरकारों को चाहिए था पैसा, और पैसा था सिर्फ रॉथस्चाइल्ड्स के पास। 1815 तक आते आते एक कहावत चल पड़ी, राजा बदल सकते हैं, सरकारें गिर सकती हैं, लेकिन रॉथस्चाइल्ड बैंक कभी नहीं गिरेगी। रेलवेज, माइंस, गोल्ड ट्रेड, सेंट्रल बैंक्स, हर जगह रॉथस्चाइल्ड्स का पैसा घूम रहा था। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, 1815 बैटल ऑफ वाटरलू, यूरोप की सबसे निर्णायक जंग। कहा जाता है जब नेपोलियन की हार की खबर यूरोप में फैलनी भी शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले ही नेथन रॉथस्चाइल्ड को लंदन में सब पता चल चुका था। लेकिन उसने सच बताने के बजाय जानबूझकर ये अफवाह फैला दी कि ब्रिटेन ये जंग हार गया है। बस फिर क्या था, स्टॉक मार्केट में हड़कंप मच गया। लोग पैनिक में अपने शेयर्स बेचने लगे, और उसी अफरा तफरी में नेथन चुपचाप पूरा मार्केट खरीदने लगा। कुछ ही घंटों बाद जब सच्चाई सामने आई, नेपोलियन हार चुका था। मार्केट तेजी से उछल पड़ा, और उसी एक दिन में रॉथस्चाइल्ड फैमिली ब्रिटेन की सबसे ताकतवर फाइनेंशियल पावर बन गई। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि इस कहानी को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जानकारी तक सबसे तेज पहुंच रॉथस्चाइल्ड्स की सबसे बड़ी ताकत थी। कहा जाता है उस दिन उन्होंने वो ताकत हासिल कर ली जो आमतौर पर सदियों में बनती है। तभी लोगों ने कहा, ये सिर्फ बैंकर नहीं, ये हैं हिस्ट्री के हिडन किंग्स। वाटरलू के बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। अब हालात ऐसे थे कि सरकारों को जब कर्ज चाहिए होता, सेनाओं को हथियार चाहिए होते, राजघरानों को अपना ताज बचाना होता, तो रास्ता सिर्फ एक ही था, रॉथस्चाइल्ड्स। धीरे धीरे एक अनकहा नियम बन गया, अगर राजा को जीत चाहिए तो पहले बैंक से बात करनी पड़ेगी। अब फैसले सिर्फ संसदों में नहीं होते थे, कई बड़े फैसले रॉथस्चाइल्ड्स के ड्राइंग रूम में तय होने लगे थे। यहीं से लोग समझने लगे थे, सत्ता का असली केंद्र कुर्सी नहीं, क्रेडिट है। इस तरह फ्रैंकफर्ट की एक छोटी सी दुकान से निकला परिवार बन चुका था यूरोप का सबसे पावरफुल बैंकिंग एम्पायर, युद्धों का सबसे बड़ा फाइनेंसियर और राजाओं का सबसे भरोसेमंद साथी। अब रॉथस्चाइल्ड्स सिर्फ अमीर नहीं थे, अब वो बन चुके थे ताकत का दूसरा नाम। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, अगर पैसा, खबर और समय तीनों एक ही परिवार के पास हों, तो असली रूलर कौन होगा? 19वीं सदी आते आते रॉथस्चाइल्ड नाम अब सिर्फ एक फैमिली नहीं रहा था, वो बन चुका था दुनिया का सबसे ताकतवर फाइनेंशियल सिस्टम। उस दौर में यूरोप की बड़ी बड़ी सरकारें अपने खुद के बजट से ज्यादा रॉथस्चाइल्ड्स की क्रेडिट पर चल रही थी। ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रिया हो या प्रशा, जब भी युद्ध का खर्च चाहिए, रेलवेज बनानी हो, इंडस्ट्रीज खड़ी करनी हो या इकोनॉमी को बचाना हो, तो एक ही नाम लिया जाता था, रॉथस्चाइल्ड्स। सरकारें कानून बनाती थीं, लेकिन पैसा रॉथस्चाइल्ड्स चलाते थे। अब एक बात समझना जरूरी है, रॉथस्चाइल्ड्स की ताकत सिर्फ लोन्स तक सीमित नहीं थी। उनका पैसा घूम रहा था रेलवे नेटवर्क्स में, कोल और कॉपर माइंस में, गोल्ड और डायमंड ट्रेड में, शिपिंग कंपनीज में। मतलब साफ था, दुनिया की इकोनॉमी की नसों में रॉथस्चाइल्ड्स का खून बह रहा था। 19वीं सदी में लंदन और पेरिस दुनिया के गोल्ड कैपिटल्स थे, और वहां सबसे मजबूत नाम था रॉथस्चाइल्ड। आज हम सुपर पावर कहते हैं अमेरिका, चाइना, रशिया, लेकिन 19वीं सदी में एक ऐसा नाम था जिसका कोई देश नहीं था,
कोई झंडा नहीं था, फिर भी उसकी ताकत हर महाद्वीप में महसूस होती थी। वो नाम था रॉथस्चाइल्ड फैमिली। उनके पास था पैसा, जानकारी, नेटवर्क और समय से पहले खबरें, यानी वो सब जो किसी एम्पायर को चाहिए। यही था वो दौर जब रॉथस्चाइल्ड फैमिली इतिहास का सबसे अमीर परिवार मानी जाती थी, दुनिया का सबसे ट्रस्टेड बैंकिंग हाउस थी और सबसे ज्यादा फियर्ड नाम भी, क्योंकि लोग समझ चुके थे ये सिर्फ बैंकर नहीं, ये हैं पावर बिहाइंड द पावर। और जरा सोचिए, जूडन गैसे की वही तंग गली जहां लोग आजादी के बिना जीते थे, जहां एक परिवार भूख, डर और तिरस्कार के साथ जिंदगी काट रहा था, और वहीं से दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल एम्पायर खड़ा हुआ। लेकिन इतनी ताकत के साथ सवाल आना लाजमी था दोस्तों, क्या ये युद्धों से मुनाफा कमाते थे? क्या ये सरकारों को कंट्रोल करते थे? क्या मार्केट क्रैशेस इनके इशारों पर होते थे? कुछ आरोप हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताए गए, कुछ अफवाहें थीं और कुछ सच्चाइयां। लेकिन एक बात तय थी, इतनी बड़ी ताकत बिना कंट्रोवर्सी के कभी नहीं चलती। आज रॉथस्चाइल्ड हेडलाइंस में नहीं दिखते, लेकिन उनकी बनाई हुई सिस्टम आज भी दुनिया चला रही है। मॉडर्न बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट फर्म्स, ग्लोबल फाइनेंस, उन्होंने ये साबित कर दिया ताकत हमेशा तलवार से नहीं आती। कभी कभी कलम, कागज और कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी दुनिया हिला देते हैं। आज रॉथस्चाइल्ड फैमिली में 100 से ज्यादा मेंबर्स हैं, इसीलिए इनमें से कोई अकेला फोर्ब्स लिस्ट में नहीं दिखता। लेकिन जब फैमिली वेल्थ को जोड़ा जाता है तो दुनिया की सबसे अमीर फैमिलीज में रॉथस्चाइल्ड नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत है, दुनिया पर राज करना बिना दुनिया को पता चले। अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं जो मिथ्स नहीं, पावर के पीछे का सिस्टम दिखाती हैं, जो नाम नहीं, नेटवर्क्स और नंबर्स समझाती हैं, तो बियॉन्ड द सक्सेस हब को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो समझते हैं कि दुनिया शोर से नहीं, स्ट्रैटेजी से चलती है। कमेंट्स में बताइए अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस पावरफुल फैमिली या ग्लोबल फाइनेंशियल एम्पायर पर देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ अमीर लोगों की बातें नहीं करते, हम वो सिस्टम समझते हैं जो पीढ़ियों तक दुनिया को कंट्रोल करते हैं।